नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। दोपहर के 12 बज गए हैं और आज रूस और यूक्रेन जंग का 42वां दिन है। 42वें दिन क्या कुछ अपडेट वहां पर हुआ है, सबसे पहले हम आपको यह दिखाते हैं, क्योंकि आपके लिए जानना समझना जरूरी है कि इस भीषण जंग में अपडेट क्या है। तो देखिए, डोनेट्स्क की आप बात करेंगे तो यहां पर यूक्रेन का रूसी बेस पर हमला हुआ है। यह नई जानकारी निकलकर सामने आ रही है, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। डोनेट्स्क में मिसाइल से कई टैंक तबाह कर दिए गए हैं। यूक्रेनी मिसाइल से यह तमाम टैंकों को तबाह किया गया है और डोनेट्स्क वो इलाका है जिसे रूस अपने कब्जे वाला इलाका मानता है, स्वतंत्र इलाके को घोषित कर चुका है। लेकिन यहां पर यूक्रेन ने पलटवार किया है और यूक्रेनी मिसाइल से ये जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, कई टैंक तबाह हो गए हैं। डोनेट्स्क की बात की जाए तो जब यहां पर मिसाइल टैंकों से हमला होता है उस वक्त रूसी फौज के बेस में भगदड़ मच जाती है, क्योंकि यह कल्पना शायद रूस के जवान नहीं कर रहे थे कि वहां पर इस तरह से वो निकल कर आएंगे। लवीव की बात की जाए तो पश्चिमी शहर लवीव पर भीषण हमले वहां देखने को मिले हैं और ये आज के दिन की एक बड़ी अपडेट में से है। लवीव के जरिए नाटो को डराने की कोशिश जो है वो रूस के हवाले से की जा रही है और बार बार मैसेजिंग जो है वो चल रही है। यूक्रेन ने 8 रूस क्रूजी मिसाइलों को तबाह कर दिया है, यह एक और जानकारी निकल कर आई है। इसके अलावा बूचा की अगर बात की जाए तो बूचा से भले ही रूस की फौज वहां से निकल गई हो, लेकिन बूचा में कदम कदम पर बड़े बड़े विस्फोटक हैं, माइंस बिछाई गई हैं और यह कहा जा रहा है कि अगर आप कदम निकालेंगे तो ऐसा हो सकता है कि आप ब्लास्ट हो जाएं। उस इलाके को सैनिटाइज करने की अभी जरूरत है। पूरा शहर मारियोपोल तबाह हो चुका है। शहर की बात की जाए तो 1,20,000 लोग ऐसे हैं जो मारियोपोल में बुरी तरह से फंसे हैं। मारियोपोल जिसे आप मिड ब्रिज कह सकते हैं, डोनेट्स्क इलाके से लेकर क्रीमिया तक का। लाखों लोगों के खाने पीने को यहां पर समस्या हो रही है, बिजली पानी यहां आ नहीं रहा है और रूस की कोशिश है कि इस इलाके को यूक्रेन से काट दिया जाए। हजारों इमारतों को यहां पर खंडहर बना दिया गया है और इस इलाके में अब रूस एक बड़ी ताकत के तौर पर उभरा है। रेस्क्यू यहां बड़ी चुनौती बना है। होस्टोमल की बात करें तो शहर में यहां पर भारी तबाही इस वक्त देखने को मिल रही है, होस्टोमल शहर के अंदर भी। एंटोनेव एयरपोर्ट वो खाली तो करवा लिया गया, लेकिन वहां पर पूरी तरह से विमान से लेकर एयरपोर्ट जो है उसको बर्बाद कर दिया गया है, तबाह कर दिया गया है। कीव से 45 किलोमीटर दूर बोर्दियांका की अगर आप बात करेंगे तो वहां पर भी भीषण तबाही देखने को मिल रही है। सैकड़ों इमारतें ऐसी हैं जो वहां पर जलकर खाक हो गई हैं। तो ये तमाम अपडेट्स थी आज 42वें दिन की, लेकिन अब बात करते हैं इस वक्त एक बड़ी खबर को लेकर। तो बड़ी खबर क्या है? रूस ने लवीव को निशाना बनाया है और लवीव को निशाना बनाकर यहां पर एक बड़ी मैसेजिंग जो है वो कहा जा रहा है कि नाटो को दी जा रही है। एक बार फिर से लवीव शहर को निशाना बनाया गया है। ये 5वां 6वां सबसे बड़ा शहर वहां का। ये कहा जाता है कि यहां से बॉर्डर की दूरी जो है वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है। शरणार्थियों ने बड़ी संख्या में यहां पर शरण ले रखी थी, क्योंकि युद्ध का एक अहम पहलू पोलैंड भी है। ऐसे में यहां से कहा जाता है कि जो लोग पलायन कर रहे थे वो लवीव के रास्ते पोलैंड की तरफ निकल गए और ऐसे में यहां जब हमला होता है तो यह माना जाता है कि पोलैंड से लेकर नाटो कंट्रीज को एक बहुत बड़ा मैसेज जो है वो रूस देने की कोशिश कर रहा है। और इसी खबर पर हम आपको बता दें कि हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश पवार, जो कि पहले दिन से लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, फौज के वेटरन हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, लवीव शहर, पोलैंड की दूरियां यहां से नजदीक हैं, नाटो जो है वो नजदीक है, शरणार्थियों ने बड़ी संख्या में यहां पर शरण ले रखी थी, लेकिन यहां हमला जब बैक टू बैक हो रहा है तो इसकी मैसेजिंग क्या है, इसका युद्ध पर असर क्या होगा जब हम इस खबर को 42वें दिन बात करते हैं? देखिए शुभांकर, लवीव जो शहर है ये पोलैंड के बॉर्डर के बहुत नजदीक है और यहाँ ये शहर इस वक्त पूरा रिफ्यूजी से भरा हुआ है। लेकिन जो हमले हो रहे हैं, जैसे कीव पे भी हमले हुए थे, कुछ देर पहले मुझसे पूछा गया था कीव में हालात कैसे हैं, पानी बिजली जब आ रहा है नहीं आ रहा है। मैं बता दूं यहाँ सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है, कीव में सिचुएशन लगभग नॉर्मल है। इसी प्रकार से लवीव है, वहां जो हमले हो रहे हैं वो जनरली जो हमले हुए हैं वो लेजिटिमेट मिलिट्री टारगेट्स के ऊपर हुए हैं। सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर या सिविलियन एरियाज को टारगेट नहीं किया गया है अभी तक। लेकिन हाँ, ये जरूर एक मैसेजिंग हो सकती है, क्योंकि ये नेटो बॉर्डर के बहुत नजदीक है। पोलैंड नेटो का एक हिस्सा है और लवीव शहर वहां से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये सही में एक संदेश हो सकता है कि हम अभी भी ये काबिलियत रखते हैं कि हम कहीं पे भी अपनी मिल पे अपने हिसाब से हमला कर सकते हैं। शुभांकर नहीं, लेकिन राजेश, वार के दौर में पलटवार भी देखने को मिल रहा है। हमने देखा कि डोनेट्स्क में भी कैसे यूक्रेनी फौज ने हमला किया और बड़ी पैमाने पर हमला किया, जिससे उनके बेस में हड़कंप मच गया। तो ये वार पलटवार जो चल रहा है दोनों तरफ से, ये आपको 42वें दिन क्या दिखा रहा है? युद्ध किस ओर जा रहा है? पूर्व में और दक्षिण यूक्रेन में लगातार लड़ाई जारी है
लेकिन जैसा रूस ने बोला है कि सबसे बड़ा उसके ऊपर हमला हुआ है वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हुआ है जो बूचा में हुआ है। ये चाहे सिक्योरिटी काउंसिल में जेलेंस्की ने बात की हो, चाहे कहीं और बात हो रही हो, सबसे बड़ा हमला अब तक जो रूस पर हुआ है वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हुआ है बूचा को लेकर, जहां उसे नरसंहार का, जेनोसाइड का दोषी करार कर दिया है यूक्रेन ने। अभी ये इंक्वायरी और जब इसके ऊपर आगे वो तहकीकात होगी उसमें सामने आएगा कि सच्चाई क्या है, लेकिन रूस ये मानता है उस पर अब तक सबसे बड़ा हमला इस लड़ाई का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हुआ है बूचा को लेकर। शुभांकर जी, हायर डायमेंशंस ऑफ वॉर क्या देख रहे हैं? क्योंकि हमने जेलेंस्की का बयान सुना, आप उनका जिक्र कर रहे हैं, वो बार बार कह रहे थे कि देखिए बूचा में जो कुछ हुआ इसके बाद अब क्या बातचीत की जाए, हम इसे भूलेंगे नहीं, बदला लेंगे। एक बार पहले जेलेंस्की का बयान सुनवाते हैं हमें, उसके बाद आपके पास लौटेंगे, आपसे इस पर बात करेंगे। Притягувати російських військових і тих, хто віддав їм накази, до відповідальності за воєнні злочини на території України. Кожен, хто віддав злочинні накази і хто їх виконував, вбиваючи людей, опиняться під трибуналом, який має бути аналогічним Нюрнберзькому процесу. На сьогодні саме внаслідок дій Росії на території моєї держави, на території України скоюються найстрашніші воєнні злочини за увесь час після завершення Другої світової війни. तो यूक्रेनी राष्ट्रपति को आप सुन रहे थे जो कह रहे थे साफ लफ्जों में कि क्या बातचीत की जाए, लेकिन आप राजेश जरा समझाइए कि अब इसके हायर डायमेंशंस ऑफ वॉर क्या नजर आ रहे हैं, क्योंकि जेलेंस्की बार बार कह रहे हैं कि ना भूलेंगे ना माफ करेंगे, बदला लिया जाएगा। देखिए, अभी जो ये स्टेज थी पीस नेगोशिएशंस की वो काफी एडवांस हो चुकी थी। कुछ दिन पहले यूक्रेन ने कुछ पीस प्लान पे कुछ अपनी जो है सहमति जताई थी, लेकिन ये बूचा का जो इंसिडेंट हुआ है और जिस तरह से वहां जेनोसाइड के आरोप लगे हैं रूसी फौज के ऊपर, उसके बाद से इस पीस प्रोसेस को काफी बड़ा धक्का लगा है और जो पीस प्रोसेस किसी तरह की नेगोशिएटेड सेटलमेंट की तरफ जा रही थी वो अभी जो है आगे बढ़ना मुश्किल है। देखिए, मैं अभी एक यहाँ यूक्रेन गवर्नमेंट के स्पॉन्सर टूर पे जा रहा हूँ बूचा, गास्तोमल और इरपिन में, तो वहां से आपको रिपोर्ट जारी रखूंगा। अभी बस के अंदर आ गया हूँ यहाँ पे। ठीक है। तो राजेश पवार हमें तमाम जानकारियां दे रहे थे, राजेश के पास हम फिर जाएंगे, उनसे तमाम अपडेट्स लेंगे, लेकिन एक बार फिर हम आपको बता दें जो बड़ी बात राजेश कह रहे थे वो ये कि जो पीस टॉक चल रही थी उसे एक बहुत बड़ा धक्का लगा है जो कुछ बूचा में देखने को मिला, क्योंकि बूचा में जिस तरह से नरसंहार के आरोप लगे उसने रूस को नुकसान पहुंचाया और रूस भी ये बात बार बार कह रहा है कि सबसे बड़ा हमला हम पर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हुआ है जो यहां पर यूक्रेन के हवाले से किया गया। हालांकि यूक्रेन तस्वीरों को जारी कर रहा है, सवाल उठा रहा है, लेकिन हम आपको कुछ और जानकारियां देते हैं। कल का जो सबसे भीषण हमला था हम आपको बता दें कि वो यूक्रेन ने रूसी फौज पर किया था और यह जगह थी दोनेत्स्क। जिस वक्त यह हमला हुआ उस वक्त आज तक की टीम भी वहां मौके पर मौजूद थी। कैसे भयावह मंजर वो था, कैसे खतरनाक हालात थे, हम आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। हम यहाँ येलेनावका में हैं, जो एक बेस कैंप होता था, और अगर आप पीछे देखें अभी यूक्रेनियन अटैक, बहुत बड़ा शेलिंग हुआ है यहाँ पर, जिससे ये कैंप बिल्कुल तहस नहस हो गया। आग अभी भी जल रहा है। यहाँ पे बहुत सारे टैंक्स, आर्मर्ड व्हीकल्स, आर्टिलरी कैरियर्स रखे हुए थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशन था। और यहाँ पर अब जितने भी फोर्सेस हैं वो पीछे हट गए थे पहले देखने के लिए कि जा सकते हैं या नहीं, और अब देखिए भाग भाग के जा रहे हैं। जितने भी टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स को रिट्रीव कर सकते हैं उनको रिट्रीव करके बाहर ले जाया जा रहा है। देखिए बाहर ले जाया जा रहा है। तो मेजर अटैक हो गया है यहाँ येलेनावका में। पीछे देखिए यूराल ट्रक्स बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं और वहां पे आग अभी भी जल रहा है। तो जायजा लेके निकल रहे हैं। मीन смотрите там, чтобы ये बोल रहे हैं बाहर निकलने के लिए क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट है। बोल रहे हैं बाहर निकल रही है क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट है। यहाँ पे देखिए सोल्जर्स, ये देखिए सोल्जर्स जा रहे हैं एक्शन। वहां पे उन्होंने बोला है कि वहां से निकल जाए, क्योंकि ये देखिए कमरों के अंदर जा रहे हैं, पोजीशंस ले रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अभी भी यहाँ पे अटैक हो रहा है। वो है कमांडिंग ऑफिसर सईद जो इस पूरे गैरिसन को कंट्रोल करते हैं। और ये लाइव एक्शन है, ये लाइव सिचुएशन है। और यहाँ पे क्लियरिंग से पहले सबसे पहले कोशिश कर रहे हैं कि अपने एसेट्स को निकाले। ये वही बेस कैंप है जहां पर कैप्चर्ड
यूक्रेनियन टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स को भी लाया जाता है और फिर उनको रिपेयर के लिए भेजा जाता है और फिर रीयूज होता है रूसी और डोनेट्स्क के फोर्सेस की तरफ से। तो बहुत ही मेजर ऑपरेशन चल रहा है। देखिए वहां पर सब बिल्डिंग के अंदर घुस रहे हैं, पोजीशंस ले रहे हैं, क्योंकि अभी भी आग जल रहा है और जो पीछे जितने भी इनके वेपन्स और व्हीकल्स हैं सब डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, सब जल के खाक हो चुके हैं। तो आप देख और समझ सकते हैं कि आप तक रिपोर्ट पहुंचाना कितना ज्यादा जोखिम भरा काम है। लेकिन इन सब के बीच में आपको यही बता दें कि ज़ेलेंस्की ने रूस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में क्या कुछ आरोप लगाए हैं हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहां पर लिखा है साफ साफ कि टैंकों तले जनता को यहां पर कुचल दिया गया है। यह पहला बड़ा आरोप है। होस्टोमल से तमाम लोग लापता हो गए हैं, ये तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनकी जीभ काट दी है रशियन फौज ने, ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं। बूचा का जिक्र किया, कहा कि वहां हाथ बांधकर गोलियां मारी गई हैं। ये एक बड़ा आरोप जो है वो यहां लगाया जा रहा है। कई लोगों के अंग जो हैं वो भी काट दिए गए हैं। अब ये चेचन लड़ाके और रूसी फौज पर आरोप लग रहे हैं दूसरे विश्व युद्ध के बाद कि यह सबसे बड़ी बर्बरता है और यह बर्बरता रूस के फौज पर आरोप लगाते हुए ज़ेलेंस्की ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कहे। अब हम आपको बताते हैं कि होस्टोमल को रूसी सेना ने पूरी तरह से तबाह कर दिया है। वहां पर भी कई तस्वीरें ऐसी आई हैं जो परेशान करने वाली हैं। यहां का एयरपोर्ट जो है उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। हम आपको हमारे संवाददाता गौरव सावंत की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। इस समय हम लोग होस्टोमल के रास्ते पर हैं और होस्टोमल एक बहुत ही क्रूशियल एयरबेस था जिसको निशाना बनाने की कोशिश की। यहां देख सकते हैं किस तरह से गाड़ियां पूरी तरह से तबाह हो गई थी। रूस ने एक नहीं दो नहीं कई बार होस्टोमल पर हमला किया। क्यों? क्योंकि कीव के पास दो बड़े एयरपोर्ट हैं, एक बोरिस्पल और दूसरा होस्टोमल। होस्टोमल एंटोनोव AN-224 का बेस है, AN-225 विमान वहां पर रिया सबसे बड़ा विमान खड़ा हुआ था। वहां पर भारत में भी उड़ने वाले AN-32 विमान यही होस्टोमल में ही बनते हैं। और आप देखिए किस तरह से यहाँ पर ब्रिजेस को निशाना बनाया गया। ब्रिजेस को इसलिए निशाना बनाया गया ताकि रूस की सेना कीव तक न पहुंच पाए। बहुत महत्वपूर्ण है ये जानने के लिए कि कीव पर हमला करने के लिए रूस की सेना ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कई बार होस्टोमल पर हमला किया। अपने स्पेशल फोर्सेस स्पेत्सनाज़ को यहाँ पर भेजा, उतारा, लेकिन यूक्रेन की सेना ने पलटवार करके उनको मौत के घाट उतार दिया। इस ब्रिज को देखें किस तरह से ये पूरा ब्रिज ध्वस्त हो गया है। हम लोग इस समय AN-225 रिया के सामने है। ये दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक एयरलिफ्ट विमान है और इस समय ये होस्टोमल एयरबेस पर पूरी तरह से तबाह पड़ा है। देखिए यहाँ पर लिखा है एंटोनोव 225। ये दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक एयरलिफ्ट विमान है और ये विमान इस समय पूरी तरह से तबाह हो चुका है रूस की बमबारी में। आप देख सकते हैं ऊपर किस तरह से इसको निशाना बनाया गया। यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, कई रॉकेट बम और मिसाइल दागे गए। अगर आप आसपास देखें तो यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है यूक्रेन का। यहाँ पर न केवल सरफेस टू एयर मिसाइल्स तैनात है, S-300 सिस्टम भी तैनात किया गया था, लेकिन रूस की भारी बमबारी में एयर अटैक, ग्राउंड अटैक, हर तरह का अटैक यहाँ हुआ। स्पेशल फोर्सेस रूस की यहाँ पर आई और यहाँ आप देख सकते हैं कि वो पूरा S-300 का सिस्टम, उसके लॉन्च ट्यूब्स, उसका कमांड पोस्ट और उसकी जो वो थे वो पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं और अलग अलग जगह पर पड़ी हैं। यहाँ पर जो टैंक थे वो टैंक भी पूरी तरह से तबाह हो गए। जो तोपें थी वो भी पूरी तरह से नष्ट हो गई। बहुत भीषण लड़ाई हुई होस्टोमल एयरबेस के कंट्रोल के लिए। यहाँ पर रूस ने अपने स्पेशल फोर्सेस और कमांडोज, स्पेत्सनाज़ कमांडोज भी तैनात किए थे और उनको यूक्रेन की सेना ने पीछे खदेड़ दिया और उसके बाद जो ऑपरेशंस हुए उसमें तबाह किया गया इस विमान को भी और इस एयरबेस को भी। कैमरामैन ललित मोहन जोशी के साथ गौरव सावंत, होस्टोमल एयरबेस, यूक्रेन आज तक। तो यूक्रेन से आपको हमें लाइव कवरेज दिखा रहे थे, लेकिन इस वक्त आपको बता दें पाकिस्तान से जुड़ी एक अहम खबर आ रही है। पाकिस्तान नेशनल असेंबली की सुनवाई को लेकर यह खबर है और खबर यह है कि पाकिस्तान संसद भंग पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। यह बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर इन सब के बीच में हंगामा हुआ है और पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के बाहर यह हंगामा हुआ है जहां पर पत्रकारों के साथ फवाद चौधरी की बहस हुई है।
फवाद चौधरी इमरान सरकार में मंत्री हुआ करते थे और पत्रकारों के साथ उनकी तीखी बहस हुई है। पत्रकारों के सवाल पर फवाद चौधरी भड़क गए और उसके बाद वहां पर हंगामा देखने को मिला है। पिछले 2 दिन से लगातार यहां सुनवाई चल रही है, हालांकि सुनवाई टल जा रही। तस्वीरें दिखाई। रूस की चिंता सिर्फ युद्ध भूमि में यूक्रेन के हाथ लगे उनके हथियार तक सीमित नहीं है। एक और मोर्चे पर यूक्रेन ने रूस के लिए कदम कदम पर मृत्यु का जाल बिछाकर रखा है। यहां कदम कदम पर मृत्यु का जाल। एक गलत कदम यानी साक्षात मृत्यु। जंग के मैदान में जमीन के नीचे और ऊपर दोनों तरफ बारूदी खतरा बड़ा है। अब हम बॉर्डर के इलाके में आ गए जहां पे रियल असॉल्ट हो रहा है। देखिए स्कूल वहां पर एकदम डिस्ट्रॉय कर दिया है। यहाँ पे जो इनके व्हीकल्स हैं वो भी डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। माइन देखिए यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये या तो अपोजिंग फोर्सेस के टैक्टिक्स थे कि माइन बिछा के जाए जब जब पीछे हटते हैं, या फिर इनके अपने हैं जो ये बिछाते हैं फॉर द यूक्रेनियन फोर्सेस। लेकिन जो भी है माइन्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस वॉरफेयर में, जहां पर फ्रंट लाइन हमेशा हटता जा रहा है या पीछे और आगे होता जा रहा है। जब जब किसी को पुश बैक करते हैं तो वो जगह माइन कर देता है वो फोर्स, और अगर फिर वापस पुश बैक होता है तो आगे वाला फोर्स माइन करके ही जगह को छोड़ता है ताकि ज्यादा से ज्यादा डैमेज हो सके जो फोर्स ऑक्यूपाई कर रहा है उस फोर्स पर। ये वीडियो रूसी सेना ने जारी किया है। दावा यह है कि यूक्रेन की सेना ने लैंडमाइन बिछा रखी है। रूसी सेना की राह में लैंडमाइन सबसे बड़ा रोड़ा है। सड़क से लेकर मैदानों में रूसी सेना इन दिनों लैंडमाइन तलाश कर रही है, क्योंकि एक गलत कदम बहुत भारी पड़ सकता है। खबरों के मुताबिक लैंडमाइन की वजह से रूसी सेना को अपने कई टैंक, तोप और सैनिकों को खोना पड़ा है। लिहाजा अब रूसी सेना पूरे मूवमेंट से पहले लैंडमाइन को कुछ यूं खोज रही है और फिर उसे निष्क्रिय किया जाता है। मृत्यु की यही डिब्बी अब युद्ध भूमि में सबसे बड़ी चिंता का सबब बनी हुई है, क्योंकि युद्ध खत्म होने के बाद भी यही लैंडमाइन अपना कहर बरपाती रहेंगी। आज तक ब्यूरो। अब आपको दिखाते हैं आज तक की संवाददाता गीता मोहन की वो रिपोर्ट, जिसके दौरान रूसी आर्मी के ठिकानों पर हमले में भगदड़ मची हुई नजर आई। हम यहाँ येलेनावका में हैं, जो एक बेस कैंप होता था, और अगर आप पीछे देखें अभी यूक्रेनियन अटैक, बहुत बड़ा शेलिंग हुआ यहाँ पर, जिससे ये कैंप बिल्कुल तहस नहस हो गया। आग अभी भी जल रहा है। यहाँ पे बहुत सारे टैंक्स, आर्मर्ड व्हीकल्स, आर्टिलरी कैरियर्स रखे हुए थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशन था। और यहाँ पर अब जितने भी फोर्सेस हैं वो पीछे हट गए थे पहले देखने के लिए कि जा सकते हैं या नहीं, और अब देखिए भाग भाग के जा रहे हैं। जितने भी टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स को रिट्रीव कर सकते हैं उनको रिट्रीव करके बाहर ले जाया जा रहा है। देखिए बाहर ले जाया जा रहा है। तो मेजर अटैक हो गया है यहाँ येलेनावका में। पीछे देखिए यूराल ट्रक्स बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं और वहां पे आग अभी भी जल रहा है। तो जायजा लेके निकल रहे हैं। Мины, смотрите, там, чтоб... ये बोल रहे बाहर निकलने के लिए क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट है। बोल रहे बाहर निकल रही है क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट है। यहाँ पे देखिए सोल्जर्स, ये देखिए सोल्जर्स जा रहे हैं एक्शन। वहां पे उन्होंने बोला है कि वहां से निकल जाए क्योंकि
ये देखिए कमरों के अंदर जा रहे हैं, पोजीशंस ले रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अभी भी यहाँ पे अटैक हो रहा है। वो है कमांडिंग ऑफिसर सईद, जो इस पूरे गैरिसन को कंट्रोल करते हैं। और ये लाइव एक्शन है, ये लाइव सिचुएशन है। और यहाँ पे क्लियरिंग से पहले सबसे पहले कोशिश कर रहे हैं कि अपने एसेट्स को निकाले। ये वही बेस कैंप है जहां पर कैप्चर्ड यूक्रेनियन टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स को भी लाया जाता है और फिर उनको रिपेयर के लिए भेजा जाता है और फिर रीयूज होता है रूसी और डोनेट्स्क के फोर्सेस की तरफ से। तो बहुत ही मेजर ऑपरेशन चल रहा है। देखिए वहां पर सब बिल्डिंग के अंदर घुस रहे हैं, पोजीशंस ले रहे हैं, क्योंकि अभी भी आग जल रहा है और जो पीछे जितने भी इनके वेपन्स और व्हीकल्स हैं सब डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, सब जल के खाक हो चुके हैं। लेकर इस वक्त की अहम खबर हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान में नेशनल असेंबली भंग करने को लेकर आज फिर सुनवाई है। लगातार ये तीसरा दिन है जब ये सुनवाई होने वाली और ये कहा जा रहा है कि वहां पर जज अब पहुंच चुके हैं, यानी सुनवाई एक बार फिर से शुरू हो रही है। 5 जजों की ये बेंच है जो ये सुनवाई कर रही है और इस सुनवाई में इस बात को लेकर फैसला लिया जाएगा कि आर्टिकल 5 के तहत जो डिप्टी स्पीकर ने फैसला लिया नेशनल असेंबली को भंग करने का, क्या वो जायज है या वो कानूनी रूप से वैध नहीं है। ये एक बड़ा फैसला जो है वो लिया जाएगा। लेकिन आज जानकारी जो बड़ी आ रही है वो ये कि इमरान खान का जनता के नाम संदेश आ सकता है। और दूसरी बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है जो अभी यहां पर है कि जज वहां पहुंच चुके हैं। हालांकि इन सब के बीच इमरान खान अपनी तरफ से लगातार कोशिशें कर रहे हैं, चाहे वो चुनावों को लेकर उनके बैठके हों या फिर कहा जा रहा है कि जनता को वो सड़कों पर आने का आह्वान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए जनता ही सब कुछ तय करेगी। हालांकि जनता ने जिन्हें चुनकर भेजा था उन्हें वोट देने का अधिकार इमरान खान ने उनसे छीन लिया, ये कहते हुए कि विदेशी साजिश का हिस्सा है। विदेशी साजिश को लेकर अब तक कोई ठोस सबूत सामने नहीं आए हैं, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट में भी पाकिस्तान की ये बात वैसे ही वैध होगी या इसको लेकर फैसला इमरान खान के पक्ष में आएगा। लेकिन इमरान खान ने कहा है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए लोग सड़कों पर निकले। लेकिन अब देखिए, अब एक और अपडेट आई है। वो अपडेट ये है कि पाकिस्तान संसद भंग को लेकर सुनवाई जो है वो शुरू हो गई है। नेशनल असेंबली में जो सुनवाई, नेशनल असेंबली में जो भंग किया गया डिप्टी स्पीकर के जरिए बड़ा फैसला लिया गया, उसको लेकर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में जज पहुंच गई। यह खबर हमने आपको सबसे पहले बताई थी और उसके बाद अब अपडेट यह आ रही है कि वहां पर सुनवाई शुरू हो गई है। तो 2 बड़ी अपडेट आ रही है, एक तरफ सुनवाई की और दूसरी तरफ इमरान खान लोकतंत्र का हवाला देते हुए लोगों से कह रहे हैं कि घर से बाहर निकलिए, सड़कों पर आइए। हम आपको बता दें कि आज एक तरफ वहां नेशनल असेंबली मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, तो सुनवाई से पहले एक हंगामा देखने को मिला और वो हंगामा था सुप्रीम कोर्ट के बाहर। मंत्री फवाद चौधरी जो कि इमरान सरकार में मंत्री रहे थे, उनको लेकर यह हंगामा हुआ। हालांकि अब वो मंत्री नहीं है, लेकिन जिस दिन आपको याद होगा नेशनल असेंबली में सरकार का पक्ष रखना था, फवाद चौधरी ही वो व्यक्ति थे जो इमरान खान की जगह अपना संबोधन अपनी पार्टी के हवाले से रखने आए थे। और आज जब वो मीडिया से मुखातिब हुए, उस दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे तमाम पत्रकारों से वो उनकी कहा सुनी हो गई। तमाम पत्रकारों ने उनसे तीखे सवाल किए, जिसके बाद फवाद चौधरी ने को ये बात नागवार गुजरी। उन्होंने कई तरह के ऐसे रिप्लाई किए, जिसके बाद पत्रकारों की टीम उनसे सवाल पूछने लगी और इन सवालों के बीच में गहमा गहमी जो है वो देखने को मिली। तो पाकिस्तान संसद भंग करने के मामले को लेकर यहां पर इमरान खान की पार्टी के फवाद चौधरी आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर पत्रकारों से उलझे हुए नजर आए। पत्रकारों के सवाल पर कहा जा रहा है कि वो भड़क गए। पत्रकार बार बार सवाल पूछ रहे थे उनसे कि जरूरत क्या थी इस तरह से नेशनल असेंबली को भंग करने की, जिस पर वो भड़के। लेकिन आज क्या क्या खास बातें हैं। पाक नेशनल असेंबली भंग करने पर आज सुनवाई होने वाली है, ये बड़ी जानकारी निकल कर आई है। अविश्वास प्रस्ताव खारिज करने के फैसले को विपक्ष ने चुनौतियां दी हैं, ये बड़ी बात निकलकर सामने आई है। सोमवार से ही पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है और आज तीसरा दिन है बुधवार जब ये सुनवाई लगातार चल रही है। ये माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष की अर्जी पर फैसला ऐसा हो सकता है कि आज संभव हो जाए। पाक नेशनल असेंबली भंग करने के फैसले पर सुनवाई का जिक्र यहां किया जा रहा है। हालांकि अगर यह फैसला इमरान के पक्ष में आता है तो फिर चुनावों में जाना पड़ेगा, विपक्ष को सत्ता पक्ष हो। लेकिन अगर यह फैसला इमरान खान और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ आता है तो फिर
पुरानी स्थिति बहाल होगी। तो पाकिस्तान का हाल जो था वो हमने आपको बता दिया। बात करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर, क्योंकि युद्ध का 42वां दिन है और ये कहा जा रहा है यहां भी स्थिति बहुत भयावह हो गई है। रूस के खिलाफ नई मोर्चाबंदी क्या हुई है, तो अमेरिका देखिए यहां पर नए बैन लगाने की तैयारियां कर रहा है रूस पर। अमेरिका कह रहा है कि रूसी बैंकों पर और ज्यादा नए और कड़े आर्थिक प्रतिबंध जो हैं वो हम यहां पर लगाएंगे। ये नई अपडेट निकल कर आई है। $10 करोड़ की यूक्रेन को मदद देने की बात यहां पर अमेरिका के हवाले से कही गई है। तो एक तरफ यूक्रेन को आर्थिक मदद और दूसरी तरफ यहां पर अमेरिका रूस पर सैंक्शंस लगा रहा है। इसके अलावा यूक्रेन को घातक हथियार एस्टोनिया की तरफ से भेजे जा रहे हैं, यह भी एक जानकारी निकलकर सामने आ रही है। मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो कई जगहों पर तबाह हो गया है उसे एस्टोनिया भेजने की बात कर रहा है। तो ये अलग अलग जानकारियां आ रही है दुनिया के अलग अलग देशों के हवाले से कि रूस के खिलाफ दुनिया कैसे एकजुट हो रही है। चेक रिपब्लिक की बात की जाए तो दर्जनों T-72 टैंक जो हैं वो फिलहाल रूस के खिलाफ युद्ध में यहां भेजे जा रहे हैं यूक्रेन को। चेक रिपब्लिक के हवाले से दर्जनों T-72 टैंक भेजा रहे हैं। चेक रिपब्लिक कई घातक हथियार भी दे रहा है और यह माना जा रहा है कि इन हथियारों के मिलने के बाद यूक्रेन की फौज एक नए सिरे से युद्ध लड़ने में सक्षम हो सकती है। बेल्जियम की बात करें तो 19 रूसी डिप्लोमैट्स को उन्होंने अपने देश से निकाल दिया है, यह नई जानकारी आई है। यूरोपियन यूनियन की बात करें तो रूसी जहाजों को EU पोर्ट में एंट्री नहीं मिलेगी, यह बड़ी बात वहां से भी निकलकर सामने आई है। तो रूस के खिलाफ मोर्चाबंदी को लेकर तमाम जानकारियां हम आपको दे रहे हैं। और यूरोपियन यूनियन रूसी जहाजों को EU में दाखिल नहीं होने देगा। टर्की की बात की जाए तो मारियोपोल रेस्क्यू में यूक्रेन के लोगों की वो मदद करेगा, क्योंकि मारियोपोल में बड़ी संख्या में यूक्रेनी फंसे हैं, वो निकल नहीं पा रहे हैं। ऐसे में टर्की कह रहा है कि हम जाएंगे और वहां से लोगों को सुरक्षित पैसेज दिलाकर निकालकर बाहर लाएंगे। ये एक नई जानकारी टर्की के हवाले से भी आ रही है मारियोपोल को लेकर। अब मारियोपोल एक अहम इलाका है क्योंकि मारियोपोल के ज्यादातर इलाकों पर फिलहाल रूस का कब्जा है और यह माना जा रहा है कि जो डोनबास का इलाका है वहां से क्रीमिया से ये बीच का सेंटर है मिडवे, इसलिए मारियोपोल भी अहम है। लेकिन इन सब के बीच में नई जानकारी हम आपको दे दें। एक बड़ी खबर आ रही है। खबर क्या है? मारियोपोल पर जबरदस्त बमबारी लगातार जारी है, ये ब्रिटेन कह रहा है। और ब्रिटेन के हवाले से ये नई अपडेट आई है कि मारियोपोल पर हमला लगातार जारी है। भीषण हमला इस वक्त मारियोपोल में हो रहा है। मारियोपोल जिसका जिक्र हमने पहले भी आपसे किया कि मारियोपोल एक मिड ब्रिज है। मिड ब्रिज उस क्रीमिया और डोनबास का लेकर, वो डोनबास जहां पर रूस ने युद्ध करने से पहले यह कहा था कि यहां के 2 इलाके अब स्वतंत्र हैं जो रूसी समर्थित लड़ाकों के जरिए पहले से लड़ाई लड़ी जा रही थी, और दूसरा वो क्रीमिया जिसे 2014 में रूस ने कब्जा कर लिया था। इन दोनों इलाकों का यह मिड ब्रिज है और अगर मारियोपोल रूस के हाथ में आ जाता है तो फिर रूस के लिहाज से एक बड़ी जीत जो है वो देखने को मिलेगी। गौरव सावंत हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, कीव में तो शांति बहाली है, लेकिन मारियोपोल जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, जबरदस्त बमबारी हो रही है। उसे हम और आप बार बार कहते हैं कि एक मिड ब्रिज है क्रीमिया का, डोनबास इलाके का, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं वो परेशान करने वाली हैं और ब्रिटिश खुफिया एजेंसी भी यही दावा कर रही है। जी हां, बहुत महत्वपूर्ण लैंड ब्रिज है मारियोपोल की अगर हम बात करें तो क्रीमिया को डॉनबास से जोड़ने के लिए, और बहुत महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल शहर भी है। और यहां पर इस्पात और कोयला दोनों बड़ी मात्रा में इसका खनन भी होता है, बनता भी है। और इस समय यहां पर जो स्थिति मारियोपोल से जो खबर आ रही है वो ये है कि 80 से 90% अब डॉनबास का इलाका रूस के कब्जे में है। मारियोपोल शहर के कई इलाकों में रूस की सेना न केवल दाखिल हो गई है बल्कि वहां पर रूबल करेंसी चलाना चाहती है और वहां पर अपने एडमिनिस्ट्रेटर्स को ला रही है ताकि उनका नियम, उनके कानून, उनका सिक्का चले। और इसका यूक्रेन विरोध कर रहा है। जो वहां का इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, खासतौर पर स्टील इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, वहां पर अभी भी यूक्रेन का कब्जा है और वहां से यूक्रेन की सेना बड़ा पलटवार कर रही है। उस पलटवार के लिए कई टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, तोपे और मिसाइल सिस्टम वहां भेजे भी गए हैं। और जो सबसे बड़ी बात जो यूक्रेन के पक्ष में इस क्षेत्र में जा रही है, लुहांस्क और डोनेस्क में लड़ाई लड़ने के लिए पश्चिमी देशों से कई हथियार जिसमें स्विच ब्लेड रेडार और स्टार स्ट्रीक सर्फेस टू एयर मिसाइल शामिल है, वो यहां पहुंच रहे हैं। उनसे
बहुत बड़ी मदद मिलेगी अमेरिका के यहाँ पर यूक्रेन को, कि दूसरी तरफ से रूस की तरफ से वहां पर बड़े हमले न हो पाए। रूस के कई हेलीकॉप्टर्स को यूक्रेन की सेना ने यहां गिरा दिया है और ये एक बड़ी सफलता यूक्रेन बता रहा है। नहीं तो गौरव, एक सवाल फिर यहां पर आता है कि बातचीत का जो दौर लगातार आगे बढ़ रहा था, हम सभी काफी आशावादी हो रहे थे। क्या ये मान लें कि अब जो हमले हो रहे हैं उनके बाद वो बातचीत थोड़ा पीछे रह गई है, खासतौर पर बूचा में जो कुछ हुआ और अब मारियोपोल में या डोनबास में जहां जहां हमले आज यूक्रेन ने किए हैं, इसके बाद ऐसा लग रहा है? शुभांकर, आपने बिल्कुल सही कहा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बातचीत होने की बात उस समय चल रही थी, लेकिन जो इस्तांबुल में बातचीत हुई, लेकिन उसमें भी यह कहा गया था कि दोनों देशों के विदेश मंत्री यानी दिमित्री कुलेबा यूक्रेन की तरफ से और सर्गेई लावरोव रूस की तरफ से, वो पहले करार पर हस्ताक्षर करेंगे और एक करार पर आएंगे। वो करार अभी हो नहीं पा रहा है। पहली बात, बूचा में जिस तरह से नरसंहार हुआ, जिसकी यूक्रेन कह रहा है इंटरनेशनल कोर्ट जांच करे, इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटर्स यहां पर आए, वो इसकी पड़ताल करे, ताकि वॉर क्राइम्स के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को और रूस की सेना की 64वीं डिवीजन की ब्रिगेड को, वहां पर एक मोटराइज्ड ब्रिगेड तैनात थी, उसको दोषी ठहराया जाए। तो वो वॉर क्राइम्स की बात कर रहे हैं। फिर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बहुत साफ तौर पर यह कहा है कि नेटो देशों को यह देखना चाहिए कि यूक्रेन की सेना डिफेंसिव ऑपरेशंस नहीं लड़ रही है, नेटो को मजबूत करने के लिए, पूरे यूरोप को मजबूत करने के लिए खून बहा रही है, तो उनको हथियार चाहिए। इसीलिए चेक रिपब्लिक से T-72 टैंक्स, S-300 एस्टोनिया से S-300 सिस्टम्स, कई और देशों से नए हथियार यूक्रेन में यहां लाए जा रहे हैं, ताकि रूस की सेना के साथ लड़ाई न केवल मारियोपोल के इलाके में बल्कि पूरे डॉनबास में, खर्सन में, इन इलाकों में हो सके। और यह बहुत भीषण लड़ाई होगी, क्योंकि रूस भी यहां बहुत बड़ी संख्या में उसकी तैनाती है इस समय। नहीं तो गौरव, अब ये जो बातें आप कह रहे हैं, इनके अलावा कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। हम लौटते हैं आपके पास, हम आपके पास आएंगे, आपसे सवाल जवाब करेंगे। आप लगातार रिपोर्ट दे रहे हैं, कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जो युद्ध के 42वें दिन मुझे लगता है कि आपके लिए देखना समझना बहुत जरूरी है। तो वो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रही हैं। देखिए, एंटोनेव की बात की जाए तो पहले जो गौरव सावंत ने भी रिपोर्ट भेजी थी कि पहले यहां पर क्या था और अब यहां पर इस एयरक्राफ्ट के हाल क्या हो गए हैं। ये देखिए, पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गौरव ने इसको लेकर एक डिटेल्ड रिपोर्ट भेजी थी, वो रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई थी। लेकिन ये अब जो तमाम तस्वीरें पहले और अब करके हम आपको दिखा रहे हैं, इसके माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि 42 दिनों में यहां पर क्या कुछ बदल गया है यूक्रेन में। एक यूक्रेन जो खूबसूरत शहर था, खूबसूरत देश था, तमाम अलग अलग शहरों में तमाम चीजें ऐसी थी जिन्हें देखने के लिए दूर दराज से लोग आते थे, उनके पास खुद के हथियार थे। अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि एक प्रदेश, एक देश जो है वो मलबे में तब्दील हो रहा। मारियोपोल देखिए, मारियोपोल जिसका जिक्र बार बार हम कर रहे थे कि रूस के लिहाज से बहुत अहम है, कितनी खूबसूरत इमारतें आपको नजर आ रही थी, लेकिन अगर अब आप देखेंगे तो आपको इमारतों की जगह खंडहर नजर आ रहे हैं। मारियोपोल पहले और अब यहां पर लैंड ब्रिज कहा जाता है इसे, बार बार हम बता रहे हैं, क्रीमिया और डोनबास इलाके को लेकर, लेकिन अब ये लैंड ब्रिज खंडहर में तब्दील हो रहा है। हालांकि दोनों देशों के लिहाज से ये एक शहर ऐसा है जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, महत्वता रखता है। अब आपको दिखाते हैं वो बूचा जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यहां नरसंहार हुआ है। बूचा, यहां की भी रिपोर्ट तमाम हमारे संवाददाताओं ने भेजी, बताया आपको कि यहां पर बड़े बड़े मकान होते थे, बड़े बड़े रईस लोग जो थे वो शहर के किनारे बसे, इस बूचा शहर में आकर बसे थे। लेकिन अब जैसे जैसे रूसी फौज यहां से आगे बढ़ी, कम होती गई, वैसे वैसे लाशों की संख्या बढ़ गई। और आलम यह है कि इस शहर को लेकर, इस जगह को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि यहां ऐसा नरसंहार हुआ है जो ISIS के लेवल वाला है। ऐसा नरसंहार जिसको देखकर आत्मा कांप जाए, रूह हिल जाए। और अब इसको लेकर मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने की बात कही जा रही है। पुतिन पर इसी शहर को लेकर युद्ध का अपराधी होने का तमगा जो है, आरोप जो है, वो लगाया जा रहा है पश्चिमी देशों और यूक्रेन के हवाले से। तो बूचा की कहानी हमने आपको दिखाई, क्या जिंदगी खुशहाल थी, लोग घूम रहे थे, आराम से जीवन का आनंद ले रहे थे। लेकिन अब छोटे बड़े हर उम्र हर वर्ग के लोगों की लाशें हैं। 45 फीट लंबी कब्रगाह जो है वो यहां बूचा में दिखाई पड़ी है। और ये दर्शाती है कि किस तरह से एक शहर, एक इलाका अपनी बर्बादी पर आंसू बहा रहा है। ऐसा नरसंहार जिसने बातचीत के रास्तों को भी बंद कर दिया है, या कम से कम कुछ देर के लिए उन्हें रोक कर रख दिया है, यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा।
तो बूचा की कहानी भी हमने आपको दिखाई, हैवानियत के आरोप लगे हैं और ये एक दो शहरों की कहानी नहीं है, ज्यादातर शहर जो है यूक्रेन के, उनकी यही कहानी है, यही हाल है और ये तमाम रिपोर्ट जो है लगातार हम आपको दिखाते जा रहे हैं, समझाते जा रहे हैं। हम आपको अपडेट भी दे रहे हैं, जंग का अपडेट क्या है वो भी आपको हम बता रहे हैं। दोनेत्स्क की बात करें, लवीव की बात करें, पश्चिमी शहर लवीव जो है वहां पर भीषण हमले हुए हैं, लगातार ये हमले वहां पर जारी हैं। लवीव के जरिए नाटो को डराने की कोशिश जो है वो भी यहां पर की जा रही है। राजेश पवार हमारे एक और संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको लोकसभा ले चलते हैं जहां पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से कुछ कहा जा रहा है, सुनते हैं। All these, Speaker sir, are legitimate pursuits of national interest by India. They are similar to what other nations are doing from their particular perspective. Attributing a political coloring to it is uncalled for, it is unfair. I do not even wish to get into which country is doing how much. Eventually, the numbers will speak for themselves. Additionally, there was a natural concern for our citizens, especially our students, who were trapped in conflict zones. The House will recall that I had made a suo motu statement on this subject. But some comments were made yesterday about Operation Ganga. I would like to respond to that a little later. Now, keeping these factors in mind, what should be our national strategy? The government believes that it should have 4 elements. 1, in terms of diplomacy, India continues to press forcefully for an immediate cessation of hostilities and an end to violence. We encourage talks between Ukraine and Russia, including at the level of their presidents. Prime Minister has spoken to them both himself in this regard. This was precisely the message that was conveyed to Russian Foreign Minister Sergei Lavrov when he was in Delhi. If India can be of any assistance in this matter, we will be glad to contribute. विदेश मंत्री एस जयशंकर को आप सुन रहे थे। लोकसभा में बूचा नरसंहार का शोर जो है वो भी सुनाई पड़ा है और यहां पर उन्होंने कहा कि युद्ध से किसी विवाद का हल नहीं निकाला जा सकता, दोनों पक्षों को साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए, युद्ध से कभी कोई समाधान नहीं निकलेगा। भारत दोनों तरफ से हर संभव सहयोग के लिए तैयार है। इस युद्ध को रोकने के लिए जो भी जरूरी कदम या जो भी जरूरी भूमिका भारत निभा सकता है वो निभाएगा। राजेश, भारत तक इस मामले की गूंज पहुंचना यह दर्शाता है कि जो बात सुबह आप कह रहे थे कि सबसे बड़ा डेंट जो पहुंचा है रशिया को वो है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का, क्योंकि बूचा को लेकर जो आरोप लगे हैं वो बहुत संगीन है और उनकी आवाज दुनिया भर में सुनाई पड़ रही है। इसका लार्जर इंपैक्ट क्या देख रहे हैं? क्योंकि अगर पार्लियामेंट इंडिया में सुनाई पड़ रहा है तो लाजमी है रूस की जवाबदेही। देखिए शुभंकर, ये सही में एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी है जो भी हुआ, जिस भी तरफ से हुआ है, लेकिन लोग मरे हैं, सिविल लोग हताहत हुए हैं, हत्याएं हुई हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसर्न है पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, हर देश के लिए और हर उस इंसान के लिए जो मानवता में विश्वास रखता है। लेकिन अभी सवाल ये है कि ये किया किसने है, ये जघन्य कृत्य अगर हुआ है तो किसने किया है इसको, और इसके लिए एक बहुत जरूरी है कि एक इम्पार्शियल इसमें इंक्वायरी हो और जिसमें हर देश के लोग जो न्यूट्रल हैं वो शामिल किए जाएं, रूस के और बेलारूस के प्रतिनिधि भी शामिल किए जाएं ताकि सच सामने आ सके। रूस ने इस पूरी जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को एक इंफॉर्मेशन अटैक की संज्ञा दी है जो ये यूक्रेन कर रहा है इस वक्त। अब हम आपको दिखाते हैं जंग के मैदान से एक साहसिक रिपोर्ट। ये रिपोर्ट आप देखिए, क्योंकि जब रिपोर्टिंग हमारी संवाददाता दोनेत्स्क में कर रही थी तब रूसी कैंप पर रॉकेट से हमला होता है, जिसके बाद वहां भगदड़ मच जाती है। और अगर आप पीछे देखें, अभी यूक्रेनियन अटैक, जब लाइव रिपोर्टिंग के दौरान हुआ अटैक, जब लाइव रिपोर्टिंग के दौरान गिरा रॉकेट, यूक्रेन के मैदान से जंग की साहसिक वॉर रिपोर्टिंग। ये दोनेत्स्क का येलेनोव्का इलाका है। तस्वीर देखने से ही साफ हो जाता है कि कैसी भीषण जंग छिड़ी है। सामने रूसी टैंक नजर आ रहे हैं तो पीछे आग की लपटें और काला धुआं। आज तक की वॉर रिपोर्टिंग गीता मोहन जब येलेनोव्का के इस इलाके से रिपोर्टिंग कर रही थी, तभी यूक्रेन की तरफ से रूसी फौज के कैंप पर ये रॉकेट हमला हुआ।
हम यहाँ येलेनावका में हैं, जो एक बेस कैंप होता था। और अगर आप पीछे देखें, अभी यूक्रेनियन अटैक, बहुत बड़ा शेलिंग हुआ यहाँ पर, जिससे ये कैंप बिल्कुल तहस नहस हो गया। आग अभी भी जल रहा है। यहाँ पे बहुत सारे टैंक्स, आर्मर्ड व्हीकल्स, आर्टिलरी कैरियर्स रखे हुए थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशन था। और यहाँ पर अब जितने भी फोर्सेस हैं वो पीछे हट गए थे पहले देखने के लिए कि जा सकते हैं या नहीं, और अब देखिए भाग भाग के जा रहे हैं। जितने भी टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स को रिट्रीव कर सकते हैं उनको रिट्रीव करके बाहर ले जाया जा रहा है। देखिए बाहर ले जाया जा रहा है। तो मेजर अटैक हो गया है यहाँ येलेनावका में। पीछे देखिए यूराल ट्रक्स बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं और वहां पे आग अभी भी जल रहा है। तो जायजा लेके निकल रहे हैं। यूक्रेनी हमला होते ही अफरा तफरी मच गई। इस रूसी कैंप में यूक्रेन के जब्त टैंक और दूसरे गोला बारूद रखे हुए थे। वहां रूसी जवानों का जमावड़ा था। तभी मिसाइल हमले में अफरा तफरी मच गई। फौरन रूसी जवानों ने मोर्चा संभाल लिया और बर्बादी की चपेट में आने से बचाने के लिए टैंक, आर्टिलरी को दूसरी जगह शिफ्ट करने लगे। बोल रहे बाहर निकलने के लिए क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट है। बोल रहे बाहर निकल रही है क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट है। यहाँ पे देखिए सोल्जर्स, ये देखिए सोल्जर्स जा रहे हैं एक्शन। वहां पे उन्होंने बोला है कि वहां से निकल जाए, क्योंकि ये देखिए कमरों के अंदर जा रहे हैं, पोजीशंस ले रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अभी भी यहाँ पे अटैक हो रहा है। वो है कमांडिंग ऑफिसर सईद, जो इस पूरे गैरिसन को कंट्रोल करते हैं। और ये लाइव एक्शन है, ये लाइव सिचुएशन है। और यहाँ पे क्लियरिंग से पहले सबसे पहले कोशिश कर रहे हैं कि अपने एसेट्स को निकाले। डोनेत्स्क रूस के कब्जे वाला इलाका है और यूक्रेनी फौज इसे फिर से हासिल करने की कोशिश कर रही है, लिहाजा यहाँ जंग तेज है। मारियोपोल इसी डोनेत्स्क का हिस्सा है जहाँ रूस ने भारी बर्बादी मचाई है। मारियोपोल से आई कलेजा कपाने वाली तस्वीरें देख लीजिए। यहाँ रूसी हमले में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है। भारी तबाही के बाद अब रूस की फौज पीछे हट चुकी है। यूक्रेन के जवान अब मलबों के ढेर से शवों को निकाल रहे हैं। मारियोपोल शहर जंग से उपजी मानवीय त्रासदी की सबसे बड़ी मिसाल बन चुका है। यहाँ खाने पीने और जीवन की जरूरी चीजों की भारी किल्लत हो चुकी है। तस्वीरें देखिए, रूस से आई मानवीय सहायता पाने के लिए लोग किस तरह लंबी लाइनों में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये तस्वीर भारी विडंबना से भी भरी हुई है। रूस ने यहाँ सब कुछ बर्बाद कर दिया और वही रूस इन्हें सहायता बांट रहा है। डोनेत्स्क से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो।